तो कल जो है वो आपको पॉइंट्स बता दिए थे कि किसी भी रेखीय समीकरण का आलेख ज्ञात करने के लिए आपको कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता या 2 कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता होती है। कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कितना। तो कल 2 कोऑर्डिनेट्स हम लोग निकाले थे लेकिन ग्राफ नहीं बनाए थे ना। तो आज के इस डेट में हम लोग ग्राफ बनाएंगे पहले। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। तो कल 2 कोऑर्डिनेट्स कौन से निकल कर आए थे? तो कल 2 कोऑर्डिनेट्स निकल के आए थे। ए निकल के आया था 0,1 और बी एक कोऑर्डिनेट्स निकल के आया था। क्या निकला था बेटा? 2, -3। अब सवाल ये उठता है इसका ग्राफ कैसे खींचोगे? तो आप लोग वो जानते हैं कोऑर्डिनेट एक्सेस, ये एक्स एक्सेस होता है, एक वाई एक्सेस। जब एक दूसरे से, जब दोनों एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करती है, लंबवत यानी 90 डिग्री पर, तब उससे जो हमको तल प्राप्त होता है वो क्या होता है? निर्देशांक अक्ष होता है। ठीक है, या जो अक्ष प्राप्त होता है वो निर्देशांक होता है। ये वाई डैश, ये आपका एक्स और ये आपका एक्स डैश। तो इसके ऊपर पॉजिटिव पॉइंट रहते हैं, यानी अगर देखा जाए तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। इसी तरीके से यहाँ भी हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे 1, 2, 3, 4, 5। अब जितना इधर प्लस में उतना इधर माइनस में लेते हैं। -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है, ये हो गया आपका -1, -2, -3, -4, -5, -6। अच्छा जरा सुनो, ये मेरा तो किसी चीज से नाप के तो मैं कर नहीं रहा हूँ, तो ये एकदम एक्यूरेट तो आएगा नहीं। एकदम एक्यूरेट कहाँ पर आएगा? जब हम ग्राफ पेपर में प्लॉट करते हैं ना। कहाँ प्लॉट करते हैं? ग्राफ पेपर में, तो एकदम एक्यूरेट आता है। ग्राफ पेपर का सीन क्या होता है? उसमें इस तरीके से बॉक्स होते हैं। क्या होते हैं? बॉक्स होते हैं और बीचों बीच एक लाइन खींची होती है इस तरीके से, और इसके ऊपर 5 लाइन होती है, 1, 2, 3, 4, 5, और इसके नीचे 1, 2, 3, 4, 5। इस तरीके से लाइन होती है। कभी आप ग्राफ पेपर देखिएगा तो अगर मैं इसको 1 मान लेता हूँ और इसको 2 मान लेता हूँ तो ये वाली लाइन हो जाएगी 1.1। क्या हो जाएगी? 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और इसी तरीके से ये 1.10 हो जाती है। 1.10 कहने का मतलब 0.1 उसमें ऐड होता है, तो 1.9 में जैसे ही 0.1 ऐड होगा तो 9 1 10 हो जाएगा, पॉइंट ये 2 हो जाएगा, यानी दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व होता नहीं, तो ये पॉइंट आपको 2 मिल जाएगा। ठीक है, वो आपको ये चीज निर्धारित करेगा कि ये गैप 0.1 है कि क्या है। ये चीज निर्धारित करेगा कि आप कितने का अंतराल लेते हो। अगर आप 100 का अंतराल ले लेते हैं, मान लेते हैं अगर आप यहाँ 100 ले लेते हो तो, और यहाँ 200 ले लेते हो, तो ये 100 हो गया। ठीक है, तो ये अब ये 100 ना हो, 100.1 नहीं होगा। आप सोचोगे ये 100.1 होगा, नहीं। अब आपको क्या करना पड़ेगा? ये 110 लेना पड़ेगा, 10 का गैप है। 110, 120, 130, 140, 150, 60, 70, 80, 90 और जैसे लास्टवा वाले में जुड़ेगा 200 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अंतराल डिसाइड करता है कि बीच में गैप कितने का होगा। ठीक है, अब चलो देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ कैसे प्लॉट होगा? ये आपके सिलेबस में रैखिक समीकरण युग्म है, लेकिन हम पहले आपको केवल एक रैखिक समीकरण का बता रहे हैं। तो एक्स अक्ष पर कितना चलना है भाई? 0 कदम। कितना? 0। यानी अगर हम ओरिजिन से, यानी निर्देशांक बिंदु से चलना, मूल बिंदु से चलना प्रारंभ करें, तो फिर हम अगर 0 कदम चले तो मतलब हमको कहीं नहीं चलना एक्स अक्ष पर। और वाई अक्ष पर कितना चलना है हमको? 1 कदम। अच्छा, वाई अक्ष इधर चले कि उधर चले? ऊपर। क्यों? क्योंकि प्लस में है, तो ये 1 हो गया। तो आपका एक कोऑर्डिनेट हो गया A, इसको हम लोग कर देते हैं 0,1 और इसको थोड़ा सा हम लोग डार्क कर देते हैं। क्या करते हैं? डार्क। ठीक, फिर दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है आपका? 2, -3। अच्छा, एक निर्देशांक बिंदु से क्या ग्राफ खींच सकते हो? नहीं। अब आप ये नहीं डिसाइड कर सकते हो कि इधर से खींचें कि इधर से खींचें कि इधर से खींचें। दूसरा निर्धारित करेगा कि ये किस तरफ से जाएगा। तो दूसरा, इसलिए हमको कम से कम 2 निर्देशांक बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो बी पहले 2 है, तो यहाँ पर 1 और 2, तो 2 कदम हमने चल लिया। फिर हम लोग को -3 कदम चलना, 3 कदम चलना है लेकिन माइनस की ओर, तो नीचे चलेंगे 1, 2, 3 ना। तो ये आपका कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया?
बी कोऑर्डिनेट्स हो गया, इसको हमने नाम दे दिया क्या 2, -3। तो अब इन दोनों को आप क्या कीजिए मीट करा दीजिए। थोड़ा सा टेढ़ा नहीं होगा, आप स्केल से अगर इसको मीट कराएंगे तो एकदम परफेक्ट आएगा। तो आप लोग स्केल की हेल्प लीजिएगा। तो इस तरीके से ये आलेख आप खींचते हो, ठीक है। तो ये किस समीकरण का ग्राफ था? कल हमने समीकरण लिखाया था ना, 2x + y = 1 + y = 1। ठीक, इसको बना दो। समझ में आया कि नहीं? आप बोले थे 2 रेखाएं होंगी। 2 रेखाएं? अभी तो सिर्फ एक का सिखाया ना, कल एक ही समीकरण था ना। तो पहले एक समीकरण का सीख लेंगे, फिर जब 2 समीकरण का बनाएंगे तो 2 रेखाएं होंगी, ठीक है। वो तो निर्धारित तुम्हारे सिलेबस में क्या है, 2 चर में रैखिक समीकरण युग्म। युग्म का मतलब जोड़ा। अभी हमने जोड़ा नहीं लिया, अभी हमने सिर्फ एक को लिया, ठीक है। तो अभी दुल्हा है लेकिन अभी दुल्हन नहीं है, दुल्हन अभी श्रृंगार कर रही है, अभी आएगी, ठीक। चल लिखो जल्दी, आसान ना हो, ये स्टेप वाइज स्टेप चलेंगे ना तो मजा आएगा। स्केल से होता तो एकदम परफेक्ट आता है। ग्राफ पेपर में सबसे एग्जैक्ट आता है। हो गया? बन गया बेटा? जल्दी चलाओ। नहीं, सिलेबस इतना बड़ा है कि अगर एकदम आराम से पढ़ाएंगे तो फिर पढ़ा चुके हैं। एक इक्वेशन में लिखता हूँ तब से। नेक्स्ट है, अब जो तुम्हारी बात है ना, जो 2 तो कह रहे थे, तो अब वो 2 हम लोग यहाँ बात करें। x + 2y - 4, x + 2y - 4 = 0। और सेकेंड इक्वेशन है आपका 2x + 4y - 12 = 0। देखो अब इसमें दुल्हा दुल्हन दोनों ना, तो ये युग्म हो गया। ये हो गया बेटा? रफ करें? चलो थोड़ा तेज लिखने का प्रयास करो। इस साल वैसे बोर्ड की मान्यता खत्म हो जाएगी ना यूपी बोर्ड में। सुनने में तो आ रहा है कि बोर्ड नहीं होगा, जैसे स्कूल में होता है वैसे डायरेक्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अब ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आप लोग से पूछता हूँ, किसी भी रैखिक समीकरण या कोई भी समीकरण का अगर आपको ग्राफ खींचना है, क्या करना है? ग्राफ खींचना है, तो कम से कम कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है? 2 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होती है। तो अगर इस वाले समीकरण का हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो कितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए? 2। तो इस वाले का भी खींचना पड़ेगा, तो हमको कितने चाहिए होंगे? 2। तो टोटल अगर दोनों को मिलाकर देखें तो कितने चाहिए होंगे? 4 चाहिए होंगे। अच्छा, सिर्फ 4 ही बनाना पर्याप्त होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा, कम से कम 2 चाहिए। क्या हम ज्यादा बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं भाई। और x की मान बदलते जाओ, y का मान करस्पॉन्डिंग मिलता जाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि कम से कम हमको कितना काम करना पड़ रहा है कि हमारा काम हो जा रहा है। कोई ज्यादा मेहनत करना चाहता है क्या आज के जमाने में? नहीं, किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है। तो हम कहें 3-4 ठो निकालने को अब 10 ठो निकालिए। तो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं समीकरण 1 के लिए। समीकरण 1 के लिए बात समझिएगा। हमने आपको पीछे पूरा रियल नंबर पढ़ाया था, नंबर कॉन्सेप्ट ऑफ नंबर्स पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? उस पूरे रियल नंबर, इमेजिनरी में मत जाना, उस पूरे रियल नंबर में आप चाहे कोई भी वैल्यू उठा के रख, कोई भी, √2, √3, 1/2, 1/5, 1/7, 1/8, जो आपका मन हो, ठीक है। तो अगर आप x को कुछ मान दे देंगे मन मर्जी, जो आपका मन कहे, तो उसके करस्पॉन्डिंग यानी उसके संगत y निकल कर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा।
अब हमसे ये सवाल नहीं होना चाहिए कि आपके दिमाग में 3 ही क्यों आया, 4 ही क्यों आया, 7 ही क्यों आया, वो तो कुछ भी आ सकता है, रैंडम है। हाँ, तो हम सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं 0 रखने पर। क्या करते हैं? 0, जो कि मेरा फेवरेट है। 0 रखने से ज़्यादा कैलकुलेशन करनी पड़ती नहीं है। और एक चीज़ का ध्यान हम और देते हैं, तुमको बताते हैं। देखो, हम अभी यहाँ पे तुम लोगों को समझाए थे ना वो जो ग्राफ पेपर वाला सिस्टम, ग्राफ पेपर वाला सिस्टम जो पढ़ाए थे कि वो 10 लाइनें होती हैं। अब सुनो मेरी बात, अगर सपोज करो तुमने 1 यहाँ लिया, 2 यहाँ लिया, तो तुम्हारा जो आ गया वो आ गया 1/5 और इसके ऊपर मान लो 0। हाँ, तो अगर तुम इसको थोड़ा सा कैलकुलेट वगैरह करोगे तो मेरे ख्याल से 0.5 आएगा ना, 0.5 आएगा, चेक कर लेते हैं, 0.2 आएगा, 0.2 आएगा। तो अब 0.2 यहाँ तो हो नहीं सकता, तो हमको यहाँ कहीं लेना पड़ेगा। तो हम एक काम और करते हैं, ऐसी वैल्यू रखते हैं कि पॉइंट से बचें। किससे बचें? पॉइंट से, ताकि हमको थोड़ा ध्यान कम लगाना पड़े। नहीं फिर ग्राफ में देखना पड़ेगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 देखना पड़ेगा कि नहीं देखना पड़ेगा। अगर हम कुछ थोड़ा दिमाग लगा लें कि ऐसी वैल्यू ले लें कि पॉइंट में होबे ना करे, तब तो मजा आ जाएगा पॉइंट में रखना। अच्छा, क्या पॉइंट में आएगा तब नहीं कर सकते? क्या पॉइंट में? बिल्कुल कर सकते हो, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, पॉइंट में भी आंसर आएगा, नो डाउट। लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ी सी अपनी मेहनत बचाने के लिए थोड़ा दिमाग से काम करते हैं ना। अब आप हमसे दिया जाइए कि हम पॉइंटर में ले आएंगे तो ले आइए, उसमें कोई गड़बड़ वाली बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम 0 रखते हैं, तो x बराबर 0 रखने पर, तो जैसे ही बेटा हमने 0 रखा तो ये हो जाएगा 0। इसीलिए मैंने यहाँ साफ साफ रख दिया है कि समीकरण 1 के लिए भी काम कर रहे हैं। 0 प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? अब ये जुड़ेगा तो 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या हो जाएगा? 2y इज इक्वल टू व्हाट? 4। कोई दिक्कत बेटा? नहीं। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4/2, 2 दूनी 4 और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2। यानी कि आप कह सकते हो एक कोऑर्डिनेट a मान लो, जब आपने x को क्या वैल्यू दी? 0, तो y करस्पॉन्डिंग y क्या निकल कर आया? 2। अच्छा भैया, हम ऐसे नहीं कर सकते, 2 को इधर कर दे, 0 को उधर कर दे, नहीं अनर्थ हो जाएगा। क्यों? देखो, नियम ये कहता है कि पहले x के कोऑर्डिनेट रखना चाहिए फिर y के। जब तुम लोग कभी पबजी खेलो नहीं, पबजी खेलना या तो कभी मिलिट्री देखना, तो बताते हैं कि हमारा दुश्मन कहाँ पे, तो बताएगा कि इतने कोऑर्डिनेट्स पे है, 1 देशांतर पूर्वांतर करके कुछ कोऑर्डिनेट्स बताता है, तो वो एकदम कोऑर्डिनेट्स एकदम उसी डायरेक्शन में पहुंच जाता है। जैसे अगर सपोज करो, मैं तुम्हें और समझाता हूँ। देखो, मान लो कोई बंदा यहाँ पर है और तुमको कोऑर्डिनेट्स के हिसाब से वहां पहुंचना है, तो तुम पूरे स्थान को डिवीजन कर दोगे, बराबर इक्वल हो जाएगा। तो अब तुम देखोगे कि x अक्ष से जो मैं देख रहा हूँ, तो ये मुझको यहाँ कहीं पर मिल रहा है, यहाँ कहीं मिल रहा है ना, यहाँ कहीं मिल रहा है। और y अक्ष से देख रहा हूँ तो यहाँ कहीं मिल रहा है। तो अगर मैं इसका भी डिवीजन कर दूं, तो तुम सामने वाले कैसे बताओगे कि अगर इसके पास पहुंचना है कैसे पहुंचोगे? उसको बताओगे 1 2 3 4 5 कि x अक्ष पे 5 और y अक्ष पे कितना? 1 2 3 4 5 6। यानी कि आप क्या करें, 5, 6 कोऑर्डिनेट्स पर जाएं, आपको आपका दुश्मन या दोस्त जो भी होगा वो मिल जाएगा कि नहीं? अब कहें कि चलिए अब यहाँ ना करके इसको 6, 5 कर देते हैं। हाँ, बात वही बात है। तो अब क्या होगा, x अक्ष पर आप कितना चल लोगे? 6 चल लोगे, और y अक्ष पर कितना चल लोगे? 5। आप गलत जगह पहुंच गए नहीं? पहुंच जाओगी ना गलत जगह। इसीलिए सबसे पहले x वाला रखा जाता है और फिर y वाला। कोई दिक्कत नहीं? तो हमेशा पहले x वाला रखना फिर y वाला रखना। ये हो गया हमारा काम। अब देखो, अभी एक कोऑर्डिनेट्स मिल गया, हो गया काम? हो गया ना काम? हो गया। नहीं हुआ। किसी भी समीकरण का ग्राफ खींचने के लिए कम से कम कितने निर्देशांक बिंदुओं की आवश्यकता होती है? 2। तो 1 निकला। अब दूसरे के लिए हम बताओ क्या वैल्यू रखते हैं? 1 रखते हैं। चलो तुम्हारी मान्यता 1 रख देते हैं। लेकिन एक देखो, वो जो मैंने पहले कंडीशन बताई थी उसमें थोड़ा सा गौर करना। अगर तुम यहाँ 1 रखोगे ना बेटा, तो ये -3 हो जाएगा, 3 उधर जाएगा और तो एक कोऑर्डिनेट हमको पता चल गया ना। तो अब एक कोऑर्डिनेट और चाहिए, तो इस बार फिर हम x की वैल्यू को चेंज करेंगे। तो चलिए चेंज करते हैं। तुम कहे थे कि x बराबर 1 रख देना, तो 1 रखने पे देखो गड़बड़ क्या आएगा। जैसे ही 1 यहाँ रखोगे तो ये -3 होगा।
अब जब ये -3 होगा और ये 3 उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर मैं यहाँ आपको रख कर दिखाऊँ थोड़ा आपके समझने के लिए, तो आप देखेंगे तो पाएंगे 1 + 2y -4 = 0। तो ये हो जाएगा, ये घटेगा 2y - 3 = 0। तो 2y = 3, तो y = क्या हो जाएगा 3/2, और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2 × 9 2 और 2 × 5 10। तो अब जो भी ग्राफ आप खींचोगे ना, जैसे सपोज करो 1 यहाँ पर है तो 0 यहाँ पर है, तो 1.5 कहाँ होगा, 2 अगर यहाँ पे है तो इसके बीचों बीच 1.5 होगा। तो हम जो है दशमलव से इसीलिए बच रहे हैं, बाकी करना हो तो दशमलव से भी आ जाएगा, ठीक है। किससे आ जाएगा, दशमलव से, ठीक है। अब देखो, तो इसीलिए हम यहाँ x बराबर क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो चलो रखते हैं। x बराबर 2 रखने पर, तो जैसे ही हमने x बराबर 2 रखा, तो अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 + 2y -4 = 0। तो ये हो जाएगा 2y - 2 = 0। तो 2y = 2, कॉमा नहीं होगा, ठीक है। फिर ये दिस थिंग इम्प्लाइज दैट y = 2/2, और ये क्या हो जाएगा 1, क्या हो जाएगा 1। तो ये इसका मतलब b के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गया। जब आपने 2 रखा तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिला, 1 मिला। कोई दिक्कत, लिख लो। थोड़ा जल्दी लिखा करो। ये कोऑर्डिनेट्स याद रखना, ये कोऑर्डिनेट्स मैं आपसे पूछूंगा क्योंकि जगह है नहीं, तो मैं अभी इसको रखूँ। अभी जो कोऑर्डिनेट्स निकले हैं वो सिर्फ पहले वाले समीकरण के लिए निकले हैं, ये वाले के लिए। अब हम लोग दूसरे वाले समीकरण के लिए निकालेंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 के लिए कोऑर्डिनेट्स याद रखोगे, तो याद रखना उसको। चलो अब समीकरण 2 के लिए करते हैं। किसके लिए, 2। अच्छा एक बात समझो, जैसे हम समीकरण 1 के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट्स निकालने का क्या तरीका होता है, x की वैल्यू को चेंज करो, करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू मिलेगी, या y की वैल्यू को चेंज करो तो करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू मिलेगी। करस्पॉन्डिंग का मतलब संगत। अब मेरी एक बात सुनो, क्या y की वैल्यू चेंज करके करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन लिखा उसी मैनर में जाएगा, पहले x फिर y। अब ये चलो कि पहले y लिखे हैं तो पहले y लिख देते हैं, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलो, अब देखो समीकरण 1 में जो भी हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर हम लोग को इसका निर्देशांक निकालना है, क्या निकालना है, निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो जब हम एक बार x बराबर 0 इस वाले समीकरण के लिए रख दिए, तो दोबारा x बराबर 0 उसी समीकरण के लिए नहीं रखेंगे, आल्दो दूसरे वाले समीकरण के लिए रख सकते हो। अब अगर आप कहें कि इसमें हम x बराबर 0 रख सकते हैं, जबकि पीछे रखे थे 1 के लिए तो रखे थे ना, तो वो तो उसके लिए हो गया। अब इसमें भी वो वैल्यू तुम रिपीट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। समीकरण 2 के लिए, तो 2 के लिए अगर देखा जाए तो x बराबर 0 रखने पर, क्या रखने पर, 0 रखने पर, तो 0 रखेंगे तो 2 × 0 + 4y - 12 = 0। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो गया बेटा 0 + 4y - 12 = 0। देखो 4y = 12, तो अब देखो चर यहीं 12, तो y = कितना हो गया 3। यानी एक कोऑर्डिनेट्स आपको c मिला। जब आपने x को 0 वैल्यू दिया तो y करस्पॉन्डिंग y क्या निकल कर आया 3, क्या निकल के आया 3। अब एक बात समझो, क्या इसी एक कोऑर्डिनेट से काम हो जाएगा, एक और निकालना पड़ेगा। क्यों, पीछे 2 निकाले तो हैं, तो एक और निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि वो 2 पहले वाले समीकरण के लिए थे और ये जो निकला है अभी एक ही है दूसरे वाले समीकरण के लिए। पुनः x बराबर, अब बताओ x बराबर हम लोग क्या रख दें, बोलो बेटा, 4 रख दें। 2 पे भी तो काम हो जाएगा, अगर देखो 2 दूनी 4, फिर कट जाएगा। 2 तो रख चुके हैं ना, वो तो पहले वाले के लिए था, हम बताए वही तो बता रहे हैं कि आप नहीं रख सकते हो। जब पहले वाले में 0 रखे हो, क्या दूसरे वाले में 0 नहीं रख सकते हो, बिल्कुल रख सकते हो। वो 0 उसके लिए था, ये 0 इसके लिए है। तो रख दीजिए।
रख देते हैं। तो x बराबर 2 रखने पर 4 भी रख सकते हो। अब ये नहीं सवाल हो जाए कि 2 ही क्यों रख रहे हैं, सेट करके आए हैं, सेट करके नहीं आए हैं, ये नियम है 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर। तो चलिए हम 2 रखते हैं। तो जब 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 बेटा प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2 दूनी 4 प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 8 प्लस 4y इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 8। ये माइनस वाला उधर गया तो पॉजिटिव हो गया, तो 4 दूनी कितना हो गया 8, तो y इज इक्वल टू निकल कर आया 2। यानी कि आप कह सकते हो एक कोऑर्डिनेट्स आपको d मिला, जब आपने x को 2 रखा तो y भी करस्पॉन्डिंग क्या मिला, 2 मिला। ठीक है, इसको लिख लो। अब हम लोग ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये कोऑर्डिनेट्स मैं आपसे पूछूंगा तो मुझे बताइएगा, क्योंकि यहाँ तो रफ कर देंगे। हो गया बेटा, वो 80 स्क्वायर है। कहाँ स्क्वायर, कहाँ पे स्क्वायर कहाँ से आएगा? अभी रैखिक समीकरण पढ़ना है तो स्क्वायर तो आना नहीं चाहिए। हो गया हो गया। अब देखो देखो मुझे याद नहीं है कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो फिलहाल आप मुझे बताइएगा कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो ग्राफ खींचने का वही नियम, निर्देशाक्ष बताएंगे सबसे पहले। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक गई थी, 2 तक रखे थे, करस्पॉन्डिंग 2 निकल कर आए तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो, अब प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, आप लोग खुद ही समझ जाना कि अगर दाएं तरफ है तो प्लस है यानी ऊपर है, या ऊपर है तो प्लस है और नीचे है तो माइनस है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4 और ये हो गया 5। इसी तरीके से ये हो गया -1, अगर थोड़ा सा गैप और ले लेते हैं, -1, -2, -3, -4, -5 और -6। ठीक है, क्योंकि नीचे है इसलिए माइनस। इसी तरीके से ये -1, -2, -3, -4, -5 और -6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। अब सुनो, सबसे पहले इस समीकरण के लिए बताओ क्या कोऑर्डिनेट्स आया था। पहला कोऑर्डिनेट्स क्या था बताओ, 0,2, यानी एक्स एच पे 0 और वाई एच पर कितना 2, यानी एक कोऑर्डिनेट्स ये आपको मिल जाएगा। इसको डार्क कर देते हैं थोड़ा, 0,2। अब इसी समीकरण के लिए दूसरा कोऑर्डिनेट्स क्या निकला था, 2,1, यानी एक्स एच पर 2 1 2 और वाई एच पर कितना 1, 2,1 था पक्का। ये एक्स एच पर 2 वाई एच पर 1, तो ए यहाँ कहीं आएगा। तो ये पॉइंट हो गया बी, इसको मान लेते हैं 2,1। अब इन दोनों को आप 2 मिला, क्या करो, मिला दो। एकदम स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। अब मेरा स्केल तो है नहीं इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। तो ये हो गया आपका x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ। अब सेकंड वाले के लिए बोलिए, 0,3, यानी एक्स एच पर 0 और वाई एच पर 3, यानी एक कोऑर्डिनेट्स आपको मिलेगा, यहाँ मान लेते हैं C, जो कि 0,3 है, ये वाला है। ठीक, और दूसरा कोऑर्डिनेट्स क्या निकल के आया था, 2,2, तो 2,2, तो ये आपका D कोऑर्डिनेट्स है, तो ये हो गया 2,2। अब इन दोनों को मिला दीजिए। देखिए दोनों एक दूसरे को कहीं काटेंगे नहीं, निकल जाएंगे।
समांतर। अब आपको लग रहा होगा कि ये काट रहे हैं, लेकिन यहाँ से देखिए थोड़ा सा टेढ़ा बन गया ना, इस वजह से आपको लग रहा है। बाकी स्केल और ग्राफ पेपर में करोगे ना बेटा, एकदम परफेक्ट आएगा। ये कहीं एक दूसरे को नहीं काटेंगे। ये आपकी कौन सी स्थिति है? 3 स्थिति में कोई एक स्थिति है ना जो कल पढ़ाए थे, या तो प्रतिच्छेद कर दे, या तो समांतर निकल जाए, या एक दूसरे के ऊपर लेट जाए, ओवरलैप कर जाए। तो बना लो इसको समांतर। अभी इन्हीं समांतर और उमांतर को लेकर हम लोग और खुराफात करेंगे। तुम बीच बीच में देखते रहा करो वीडियो चल रहा है कि पॉज हो गया। क्योंकि हीटिंग प्रॉब्लम इतनी हो जाती है फ़ोन ऑफ हो जाता है। हो गया ये, रफ करें। चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं। एनसीईआरटी 3.1 है, प्रश्नावली 3.1। और बालाजी में अभी इस यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन है ही नहीं, वो सीधे आगे से रिलेटेड दे दिए, इसलिए हम बालाजी अभी नहीं कराए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब कोई है, अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। का था 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में लिखिए। ग्राफीय, या कभी कभी एक टर्म ये यूज कर देते हैं आलेखीय। क्या यूज कर देते हैं? आलेखीय। तो ग्राफी और आलेखी एक ही चीज़ है। आलेखीय रूप में लिखिए। कहने का मतलब देखो, सबसे पहले आपको इसको बीजगणित यानी एक्स वाई के फॉर्म में बनाना है, मतलब इक्वेशन बनाना है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है? इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनाने के बाद इसका ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ के थ्रू किसी भी 2 चरम रैखिक समीकरण का हल भी निकलता है, लेकिन अभी हम लोग हल निकालने पर बात नहीं करेंगे, सिर्फ समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनाने के बाद उनका ग्राफ प्लॉट करेंगे और उनको छोड़ देंगे। आज के डेट में तो यही करेंगे। तो सबसे पहले इसके क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले समीकरण प्राप्त करते हैं। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कह रहा है भैया? 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, तो हमको पता नहीं अभी आफ्ताब की कितनी उम्र है और उसके पुत्र की कितनी उम्र है, तो हम मान लेते हैं माना आफ्ताब तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु वर्तमान आयु x वर्ष, माना आफ्ताब तथा उसकी पुत्री की वर्तमान आयु x वर्ष तथा y वर्ष है। चलो ठीक है। अच्छा शिव कुमार, एक बार बताओ, अभी तुम्हारी उम्र कितनी है? मान लेते हैं अभी तुम्हारी उम्र 15 साल है, तो 7 साल बाद तुम कितने साल के होगे? 15 धन 7 ना, मतलब 15 में जितना अभी हो करंट में हो उतने में हम 7 क्या करें? जोड़ दें। तो अब एक बात बताओ,
अभी आफ्ताब की उम्र कितनी है, x वर्ष, और उसके पुत्री की उम्र कितनी है, y वर्ष है। ठीक है, तो 7 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु, 7 वर्ष बाद बेटा आफ्ताब की आयु क्या होगी, बताओ, कौन बताएगा 7 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु। अभी कितने वर्ष का है, अभी वर्तमान में x वर्ष का है, तो 7 वर्ष बाद कैसे पता चलेगा हमको, x प्लस 7, तो x प्लस 7 वर्ष। आप सुनो बेटा, 7 वर्ष बाद आफ्ताब की पुत्री की आयु, आफ्ताब के लिख देते हैं, पुत्री की आयु। एक बार बताओ, उसके पुत्री की आयु कितनी होगी 7 वर्ष के बाद, बताओ बेटा। y तो अभी करंट में है, y प्लस 7 ना, 7 वर्ष बाद की पूछ रहे हैं ना, तो अभी जितनी है उसमें हम लोग क्या करें, 7 को जोड़ दें। अब आओ प्रश्नानुसार, कह रहा है भैया 7 वर्ष बाद मैं तुमसे 7 गुनी आयु का हो जाऊंगा, तो 7 वर्ष बाद x प्लस 7, ये हो गया इसके पिता की उम्र, किसकी उम्र, तो अपने पिता के उम्र की वो बराबरी कब कर पा रही है, जब उसके उम्र में हम लोग कितना गुना कर दे रहे हैं, 7 गुना कर दे रहे हैं। कोई दिक्कत, यही तो प्रश्न कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष बाद मैं तुमसे 7 गुनी की आयु का होऊंगा, मतलब करंट में तुम्हारी जितनी आयु हो 7 वर्ष के बाद में जितनी भी रहेगी उसका 7 गुना कर दोगी, तब तुम मेरे बराबर हो पाओगी। ठीक है, तो उसी कंडीशन के हमने यहाँ लिख दिया कि आफ्ताब की आयु बराबर उसके पुत्री की आयु का 7 गुना। ठीक है, तो ये हो गया x प्लस 7, थोड़े से सॉल्व करो, 7y 7 सते 49, कितना 49। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, x प्लस 7 माइनस 7y और माइनस 49, सबको इधर बुला लिए ना। अब ये हो गया x माइनस 7y, अच्छा 49 में से 7 गया, कितना हो गया, 7 छंग 42, 7 7 49, तो माइनस 42 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका मिल गया एक समीकरण, मिला कि नहीं, ये मिल गया आपको समीकरण नंबर 1। अभी इसको नाम मत दो, एक समीकरण मिल गया रैखिक चर में, दो चर में रैखिक समीकरण मिल गया आपको। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, इसको लिखो जल्दी, गोकुल लिखो जल्दी। अच्छा देखो, एक गड़बड़ हो गया, 7 वर्ष बाद नहीं बोलेंगे, 7 वर्ष पूर्व बोले है ना। तो यहां पर हम लोग पूर्व कर लेते हैं, क्या कर लें, पूर्व, तो थोड़ा थोड़ा स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा। पूर्व यानी कि पहले, पूर्व यानी कि पहले, तो पहले निकालने के लिए जैसे प्लस करें तो यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस, हाँ थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, x माइनस 7, तो यहाँ पर भी हो जाएगा x माइनस 7 और यहाँ पर भी हो जाएगा x वाई माइनस 7, और यहाँ पर थोड़ा सा इसको फिर से सॉल्व कर देते हैं। समझ में आया कि नहीं, कि जैसे बाद था वैसे पूर्व के लिए करेंगे तो -7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y माइनस 7 49। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको सॉल्व करें, x माइनस 7 माइनस 7y प्लस 49, इधर बुलाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, जो इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा x माइनस 7y, ये घटेगा तो प्लस 42 बराबर 0, ये हो जाएगा एक इक्वेशन। समझ में आया कि नहीं, ना आया हो तो फिर से बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रफ करें इसको, चलो देखो, तो एक इक्वेशन याद रखना, इससे मैं अभी इसको पूछूंगा आपसे,
ठीक है। अच्छा एक इक्वेशन हमको मिल गया। इसमें देखो एक चीज़ और बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद, अब उसमें पूर्व बोला था, इसमें बाद बोला है, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो अब हम लोग 3 वर्ष बाद इसकी आयु निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखना अब ये वाला चाहे तो रफ कर दो, इसको नहीं लिखना है, उसी के आगे से कंटिन्यू करना। अब 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु और 3 वर्ष बाद उसके पुत्री की आयु। तो 3 वर्ष बाद निकाल रहे हैं ना बेटा, तो 3 वर्ष बाद निकाल रहे हैं, तो यहाँ x+3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x+3। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? y+3। एक्चुअल दिमाग में जो था ये बाद वाला ही सिस्टम था, जबकि उसमें पूर्व बोल दिया था। ठीक है, तो अब आओ प्रश्नानुसार देखते हैं। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि यूँ कहता है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कितने गुनी आयु का? केवल 3 गुनी आयु का। तो कह रहा है 3 वर्ष बाद बेटा, तो अभी तुम्हारी जितनी आयु है तो उसमें अगर 3 वर्ष बाद की बात की जाए तो जब तुम्हारे आयु में केवल 3 गुना कर दिया जाएगा तो मैं तुम मेरी बराबरी कर लोगी। ठीक है, अगर पहले जाता था तो 7 गुना करना पड़ता था, लेकिन अभी से 3 वर्ष बाद के लिए अगर देखा जाए तो हमको 3 ही गुना करना पड़ रहा है। ये हमारा प्रश्न कह रहा है। अब ये हो गया x+3 बराबर 3y और ये हो गया 3 त्रिका 9। कोई दिक्कत भाई? अब देखो x+3 - 3y - 9 = 0। तो x - 3y और ये घटेगा तो -6 = 0। ये हो गया आपका ये दूसरा। समझ में आया? हो गया ये। अब इसको रफ कर दे, करिए जल्दी। धीरे धीरे जब लिखोगे ना तो लिखने की स्पीड तेज हो जाएगी, इसलिए लिखा करो, साथ में लिखने की कोशिश किया करो। हो गया ये। अब ये 2 इक्वेशंस हम आपसे पूछेंगे, क्योंकि अब सिर्फ हमको रैखिक समीकरण युग्म मिल गए तो ये पर्याप्त नहीं है। अब हमको क्या चाहिए? कोऑर्डिनेट्स तो चाहिए ना, तब तो ग्राफ खींचेंगे। तो पहला काम इनका मैंने इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में हमने इनका लिख दिया। अब हमको इसको किसमें? ग्राफी या आलेखी रूप में लिखना है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं प्राप्त समीकरण। तो प्राप्त समीकरण क्या है बेटा? बोलो। x - 7y + 42 = 0। इसको इक्वेशन नंबर आप मान लो फर्स्ट। और फिर क्या है दूसरा? बोलो। x - 3y - 6 = 0। इसको समीकरण 2 मान लो। अब आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। क्या करने हैं? कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो समीकरण 1 के लिए सबसे पहले मेरा फेवरेट वाला रख दो, x बराबर 0। हम 0 तभी भी रखते हैं अगर देख लेते हैं 0 रखने पे बट्टे बट्टे में आ रहा है तो फिर 0 नहीं रखते। ठीक है, तो ध्यान देना। अब पॉइंट में आता है तो उसको भी सॉल्व करना हम आपको बता देंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलो कोई आपसे पॉइंट में पूछ ले तो आप बता ही ना पाओ। ठीक है, तो जैसे ही आप 0 रखोगे तो ये 0 - 7y + 42 = 0। कोई दिक्कत? -7y, अच्छा इसको उधर भेज दें तो -42 ना, -42। तो ये अगर डायरेक्ट यहाँ से यहाँ काट दें 7 छंग 42, तो y = कितना आ गया बेटा? 6 आ गया। तो अब यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट्स आपको a मिला। जब आपने 0 रखा तो उसके करस्पॉन्डिंग आपको क्या मिला? 6 मिल गया। कोई दिक्कत?
नहीं। अब आपको एक ही कोऑर्डिनेट निकालना पर्याप्त है? नहीं, अब आपको एक और निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ 2 रख दूँ तो भी दिक्कत है कि नहीं है? 4 रख देंगे तो कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 46। 46 7 के पहाड़े में आता नहीं है। मेरे ख्याल से 7 रखें तो काम हो जाएगा, 49 बनेगा। तो 7 7 कितना कर देंगे? 49। ठीक है, x = 7 रखने पर, पुनः x = 7 रखने पर, तो अब जब हम लोग 7 रखेंगे ना तो ये हो जाएगा 7 - 7y + 42 = 0। तो -7y और ये दोनों क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो 7 7 कितना हो जाएगा? 49 = 0, यानी -7y = -49। और यहाँ से हम इसको काट देंगे, 7 7 49, यानी y = कितना आ जाएगा बेटा? 7 आ जाएगा, माइनस भी कट जाएगा। यानी कि आपको एक कोऑर्डिनेट्स b मिला। जब आपने x को कितना वैल्यू दिया? 7 दिया, तो करस्पॉन्डिंग y भी क्या निकल कर आया? 7। हो गया ये? हो गया। अब बात करते हैं, ये हमारा एक समीकरण के लिए काम हो गया। अब हम लोग दूसरे समीकरण के लिए काम करेंगे ना। ये कोऑर्डिनेट्स याद रखिएगा, ये पूछेंगे हम आपसे, तभी ग्राफ प्लॉट होगा बेटा। ठीक है, अब समीकरण 2 के लिए, तो अब जब हम लोग समीकरण 2 के लिए बात करेंगे तो फिर वही मेरा फेवरेट, x = 0 रखने पर। कहें ना आप बार बार 0 ही रखते हैं तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कुछ और भी रखेंगे तो वही आएगा, लेकिन इससे आपकी एक्यूरेसी के चांस थोड़ा कम हो जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 - 3y - 6 = 0। ठीक है, तो अब अगर हम लोग इसको यहाँ सॉल्व करेंगे तो -3y - 6 = 0, यानी -3y = 6, 3 दूनी 6, यानी y = -2। y = क्या आ गया? -2। यानी एक कोऑर्डिनेट्स आपको c मिला। जब आपने x को वैल्यू 0 दी तो उसके करस्पॉन्डिंग y -2 निकल कर आया। ठीक है, अब देखिए पुनः x बराबर क्या रख दें हम लोग? बताओ, थोड़ा सोचो, अपना दिमाग लगाओ। x बराबर क्या रख दें? 3। हाँ 3। क्यों? क्योंकि अगर 3 रखेंगे तो घट के 3 बनेगा, और 3 3 के पहाड़े में आता है, बढ़िया आराम से काट लेंगे, मज़े करेंगे। ठीक है, तो x = 3 रखने पर। क्या 2 रखने पर आंसर नहीं आता? बिल्कुल आता बेटा, लेकिन पॉइंट में आता, तो हम पॉइंट से बच रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 - 3y - 6 = 0। तो ये हो जाएगा -3y - 3 = 0। तो ये -3y = 3, ये कटेगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो y = आ जाएगा -1। यानी एक कोऑर्डिनेट आपको d मिला बेटा जब आपने x को 3 वैल्यू दी और y को आपने, तब आपके करस्पॉन्डिंग y निकल कर आया -1। हो गया ये? अब बस क्या काम बचा है? ग्राफ खींचना बचा है। वो तो तुम लोग खुद ही माहिर हो कि खींचें। हम चलो खींच देते हैं। चलो बोलते हो तो खींच ही देते हैं। रफ करें इसको। तुम लोगों ने ग्राफ खींचना बोल दिया, चलो खींचते हैं। मैक्सिमम 7 तक गया था ना, थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं। देखो यार, इसमें एग्जैक्ट आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है थोड़ा इधर उधर हो जाए, लेकिन आपको एक रफली आइडिया लग जाएगा। फिर आप पटरी पेंसिल वगैरह लेके करोगे ना तो एकदम एग्जैक्ट आएगा वहाँ पे।
अब यही गड़बड़ हो जाता है। और क्या बात करें, क्या जितनी डिस्टेंस ये है उतनी डिस्टेंस ये है? नहीं है। अब वो अंदाज लिया जाता है, जबकि इनके जो बीच का पार्टीशन होता है वो इक्वल होना चाहिए। और ग्राफ पेपर में एकदम एग्जैक्ट रहता है। तो कोऑर्डिनेट्स क्या क्या आए थे? ये कोऑर्डिनेट्स आया था 0,6 ना, पहला 0,6 यानी एक्स पे 0, वाई एच पे 1 2 3 4 5 6। तो ये इसमें एक 7 की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इस पर थोड़ा सा बना ही लेते हैं 6। तो ये हो गया A 0,6, ये आपका पॉइंट नंबर A हो गया। ठीक है, अब फिर क्या बना था? दूसरा कोऑर्डिनेट्स क्या बना था? 7,7 यानी 1। ये रुक जाइए। तो पहला कोऑर्डिनेट था 0,6, तो ये लिख दिए 0,6 यानी एक्स एक्सिस पे 0, कुछ नहीं चलना है। वाई एक्सिस पे कितना? 1 2 3 4 5 6। तो और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या था? 7,7। तो एक्स एच पे कितना? 1 2 3 4 5 6 7। और वाई एच पे कितना? 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 इधर और 7 उधर। 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही है ना? 1 2 3 4 5 6 7। तो ये बी कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं 7,7। तो चलो अब इन दोनों को मिला दें। तो एक आपका आलेख ये खिंच गया। अब एक आपको और खींचना है। अच्छा, ये किसका आलेख है? किस समीकरण का आलेख है ये? अगर देखा जाए तो ये किस समीकरण का आलेख है? ये आपका पहला समीकरण जो था x - 7y -42 = 0, उसके ऊपर ऐसे लिख दिया करिए तो आपको क्लियर रहेगा। नेक्स्ट अगर कोऑर्डिनेट पूछे, नेक्स्ट इक्वेशन का कोऑर्डिनेट क्या है? दूसरे वाले का बताइए। 0,2 पक्का? 0,2। तो x एक्सिस पे कितना? 0, वाई एक्सिस पे कितना? 2। तो ये आपका c कोऑर्डिनेट मिला 0,2। अब फिर d वाला बताइए क्या होगा लास्ट? 3,-1 यानी x एक्सिस पे 1 2 3, वाई एक्सिस पे -1। ठीक है, कितना आया? 3,-1। ये आपका डी कोऑर्डिनेट्स। अब इन दोनों को भी मिला दीजिए तो इनका भी हला भला हो जाए। ठीक है, तो ये आपका दूसरा इक्वेशन क्या था? थोड़ा इक्वेशन बताओ। ठीक है, अब समीकरण x - 3y - 6। x - 3y - 6 = 0। तो इस तरीके से आप ग्राफ खींचेंगे। कोई दिक्कत? अब खींच लोगे ना? तो अब हम और क्वेश्चन करवाते हैं, तो उसको करते हैं जल्दी जल्दी। ये हो गया, रफ कर दे इसे। और भी रखेंगे तो वही आएगा, लेकिन इससे आपकी एक्यूरेसी के चांस थोड़ा कम होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 - 3y। अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, दो क्वेश्चन और करना है अभी हम लोग को। -3y - 6 = 0 यानी -3y = 6। क्रिकेट टीम की एक कोच ने ये दूसरा एनसीईआरटी आप देखेंगे ना, तो ये दूसरा क्वेश्चन है। क्रिकेट टीम की, ठीक है, अब देखिए, एक कोच ने, क्रिकेट टीम की एक कोच ने, बताओ थोड़ा सोचो, अपना दिमाग लगाओ। क्रिकेट टीम की एक कोच ने 3900 रुपये, कितना? 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदे खरीदे। में x 3 बल्ले क्या 2 रखने पर आंसर नहीं आता तथा लेकिन पॉइंट में आता, तो हम 6 गेंदे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 - 3y - खरीदे। ठीक है, -3y
बाद में उसने एक और बल्ला, तो ये माइनस बाद में इज इक्वल टू 3, ये कटेगा 3, उसने कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल टू आ जाएगा एक और बल्ला, एक कोऑर्डिनेट आपको d मिला बेटा, जब एक आपने और बल्ला वैल्यू दी और y कोऑर्डिनेट तब आपके करस्पॉन्डिंग y निकल कर आया माइनस। और उसी प्रकार की 3 गेंदें, और उसी प्रकार की 3 गेंदें हो गया ये। अब बस रुपए 1300 में खरीदी, रुपए 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में लिखिए। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय मैक्सिमम 7 तक गया था। रूप में लिखिए। देखो यार, तो कैसे बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में लिखेंगे, तो देखिए सबसे पहले क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। तो हम पहले मान लेते एक बल्ला कितने रुपए का है, x रुपये, तथा एक गेंद कितने की है, y रुपये। माना एक बल्ला और क्या बात करें, क्या जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस ये है, तथा एक गेंद, तो अंदाज लिया जाता तथा एक गेंद x तथा y रुपए के हैं। रुपए के हैं, x तथा y रुपए के हैं। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, अगर एक बल्ला x रुपए का है तो 3 बल्ला कितने का होगा? एक बल्ला अगर x रुपए का है तो 3 बल्ला कितने का होगा? 3x। भाई एक चॉकलेट 5 रुपए की, 10 चॉकलेट कितनी, 10 पचे 50। तो प्रश्नानुसार जरा समझना, अब सुनो, एक बल्ला अगर x रुपए का, 3 बल्ला 3x, कितना 3x, और एक गेंद y रुपए की है तो 6 गेंद कितनी 6y। तो 3x और 6y, 3 बल्ले का प्राइस और 6 गेंद का प्राइस जब जुड़ा तो टोटल कितना आया? 3900। कहाँ गया 3900? गायब हो गया क्या? ये है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 3x प्लस 6y बराबर 3900। कोई प्रॉब्लम? इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कोई दिक्कत? दूसरा देखो, उसी तरीके से एक बल्ला और उसी प्रकार की 3 गेंदें। तो एक बल्ला है तो केवल x, और उसी प्रकार की 3 गेंदें यानी 3y। कितने में आई हैं बेटा? 1300 में। कितने में? 1300 में। कोई दिक्कत? यह हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बात करते हैं समीकरण 1 के लिए। किसके लिए? समीकरण 1 के लिए। तो जब हम समीकरण 1 के लिए बात करेंगे तो बताओ x बराबर हम क्या रख दें? 0। हर बार 0 मत लो, सोचो थोड़ा दिमाग लगाओ कि आंकड़ा अगर हम यहाँ पर 0 ले लेंगे तो ये देखो तब भी बट्टे में आएगा और 0 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, और बहुत छोटी राशि आ जाएगी, जबकि ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा नंबर है, ठीक है। तो हम इसमें थोड़ा 100 का मल्टीपल ले तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर सोचो दिमाग से तो 100 का मल्टीपल ले तो ज़्यादा सही रहेगा। तो x बराबर 100 लेने पर, क्या लेने पर? 100। x बराबर 100 रखने पर, तो जब हम लोग 100 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 100 प्लस 6y बराबर 3900 ना। तो ये हो जाएगा 300 प्लस 6y बराबर 3900 ना। तो ये हो जाएगा 6y बराबर 3900 माइनस 300, यानी 6y इज इक्वल टू कितना? 3600। अब 6 छंग 36 यानी 600, यानी y बराबर कितना आया? 600। कितना आया? 600। तो यानी एक कोऑर्डिनेट्स आपको a मिला, जब आपने उसको 100 वैल्यू दी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या निकल कर आया? 600 निकल कर आया ना। अच्छा अब इसमें क्या वैल्यू दे दें? अब इसमें क्या वैल्यू दे दें?
इसमें अगर हम लोग देखो सेकंड दूसरा 300 वैल्यू दे दे तो 3 त्रिक्का 900, और ये 900 से 900 घट जाएगा, 3000 हो जाएगा, आराम से हम 6 से भाग लगा लेंगे। ठीक है, तो इसको इस यही पर कर दे रहे हैं। अब x बराबर 300, x बराबर 300, तो जब हम लोग 300 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3 गुणे 300 प्लस 6y बराबर 3900। तो अभी हो जाएगा 3 त्रिक्का 900 प्लस 6y बराबर 3900। बेटा 6y इज इक्वल टू 3900 माइनस 900, तो 6y बराबर कितना 3000, 6 पंचे 30, 0, तो y इज इक्वल टू कितना 500, कितना 500। यानी एक कोऑर्डिनेट आपको b मिला। जब आपने इसको 300 दिए x को वैल्यू, तो इसके करस्पॉन्डिंग y कितना निकल कर आया, 500 निकल कर आया। ठीक, चलिए इसको इधर रफ कर दे। अब देखिए समीकरण 2 के लिए हम लोग बात करेंगे। किसके लिए बात करेंगे, समीकरण 2। तो अब जब 100-100 का गैप लिया तो यहाँ भी 100-100 ही रखते हैं। तो यहाँ अगर हम 100 रख देंगे तो घटेगा उधर 1200 हो जाएगा, और भाग लगा देंगे। तो x बराबर 100 रखने पर, क्या रखने पर, 100 रखने पर, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 100 प्लस 3y बराबर 1300 ना। तो अभी हो जाएगा 3y बराबर 1300 माइनस 100 ना। तो अब 3y बराबर 1200, अब यहाँ y इज इक्वल टू हो जाएगा 1200 बटे 3, तो ये हो जाएगा 3 चौक 12, यानी कितना 400, यानी y इज इक्वल टू कितना आ गया 400। यानी एक कोऑर्डिनेट आपको मिला c, जब आपने 100 रखा तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको कितना मिला 400 मिला। ठीक है, अब हमने 100 भी रख लिया। अब हमको एक कोऑर्डिनेट और चाहिए, तो बताइए क्या रख दें। अगर 200 रखते हैं तो 1100 बनेगा, और 1100 3 से भाग जाएगा नहीं, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। आएगा पॉइंट में, तो पॉइंट में रखने में थोड़ा सा मशक्क़त करनी पड़ेगी। तो कितना, अगर हम लोग 400 रख दें तो 900 हो जाएगा, चेक करो, और 3 त्रिक्का काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर हम लोग क्या रख दें 400। तो अब x बराबर 400 रखने पर, तो जब हम लोग 400 रखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 400, यहाँ पर कितना हो जाएगा 400, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये घटेगा, इसके आगे तो पूरा कर ही देते हैं। 400 ये कितना हो जाएगा 900, और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 900 बटे 3, 3 त्रिक्का 9, तो ये कितना हो जाएगा y इज इक्वल टू 300। यानी एक कोऑर्डिनेट आपको d मिला। क्या मिला, d मिला। जब आपने x को 100 रखा तो y निकल कर आया 300। ठीक, अब आपको चारों कोऑर्डिनेट मिल गए। अब आप ग्राफ खींच सकते हो, खींचा जाए। अब इसमें 1 2 3 मत लेना, नहीं क्या तुम 900 तक लाइनें खींचो, क्या 900 तो होती भी नहीं है। थोड़ा इसमें अंतराल हम लोग बड़ा ले लेंगे, इसको 100 200 300, समझ रहे हो। ये हो गया ना, लिख लिए हो ना इसको। कोऑर्डिनेट्स पूछूंगा, पता चला नहीं लिखे रफ कर दिए, फिर कहें कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। तो अब आपको मैं एक हिंट दे रहा हूँ, बाकी करना आपको खुद ही है। देखिए यहाँ से आप इसको 100 मान लीजिएगा, इसको 200 300 और 400 हो जाएगा कि नहीं। इसी तरीके से इधर जब आओगे तो माइनस में, और इधर जो हो जाएगा वो भी माइनस। बना लेंगे कि नहीं इसका ग्राफ, क्यों गोकुल, हो जाएगा। चलो एक नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जी, इसका भी आपको बस हिंट दूंगा थोड़ा सा, लेकिन आप लोगों को करना इसको स्वयं है। 2 kg सेब, 2 kg सेब का मतलब 2 किलो सेब, और 1 किलो अंगूर, और 1 किलो अंगूर। कौन बीमार है इतना, 1 किलो अंगूर
कितने में आ रहा है, का मूल्य किसी दिन, का मूल्य किसी दिन रुपये 160 था। एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर, 4 केजी, ऐसा लिख देते हैं, 4 केजी सेब तथा 2 केजी अंगूर, 2 केजी अंगूर का मूल्य रुपये 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में लिखिए। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में लिखिए। समझो, 1 किलोग्राम अंगूर और का मूल्य क्या था, सॉरी, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर, ठीक है, ये एक है, किसी दिन 160 रुपये था। चलो समझते हैं। तो आपको 2 किलोग्राम 4 किलोग्राम का दिया हुआ है, सबको ऐड वैड करके। अब सुनो, हम पहले 1 किलोग्राम का मान लेते हैं। माना 1 किलोग्राम सेब तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य रुपये X तथा रुपये Y है। अब अगर समझो, यहाँ से थोड़ा सा डायरेक्ट करूँगा, समझना थोड़ा सा बेटा, कि अगर 2 किलोग्राम सेब का और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य निकालें इसके हिसाब, तो 1 किलोग्राम का X है तो 2 किलोग्राम सेब का कितना होगा, 2X, प्लस 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना, Y, तो Y, और दोनों मिलाकर कितना है, 160 रुपये। कितना है, 160। तो आपका बन गया। हाँ, अब दूसरा वाला, 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर, तो 4 किलोग्राम से तो 1 किलोग्राम का X है तो 4 किलोग्राम का 4X हो जाएगा, और 2 किलोग्राम अंगूर का 2Y हो जाएगा। कितना है, 300 है। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बताओ, इसका ग्राफीय निरूपण कर लोगे, XY की करस्पॉन्डिंग वैल्यू चेंज करो, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन कोई, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी कल KD ग्रुप स्टडी में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।